ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 39वीं कक्षा न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथमानिक चल रहा है और इसमें प्रमाणों की विशेष परीक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा चल रही है। 31वें सूत्र में पीछे पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष तो अनुमान है, क्योंकि वहां पर एक देश के ग्रहण से उपलब्धि होती है। जैसे कि अनुमान में एक देश के ग्रहण से दूसरे भाग का ग्रहण होता है, ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। तो उसका कुछ उत्तर सिद्धांति ने दिया। उसी के बारे में और भी आगे सिद्धांति उत्तर देगा कि पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। तो एक तो पूर्व पक्षी को ये कहा था कि जिसे आप अनुमान कह रहे हो वृक्ष, ये तो अनुमान तो हो ही नहीं सकता है आपके मत के अनुसार, तो कि पीछे वाले भाग से जो दिखाई नहीं दे रहा है उससे यदि आप देखना मानते हो, वृक्ष का अनुमान मानते हो, तो वो पूरा अनुमान तो होगा नहीं आपके मत में। और यदि उससे ग्रहण हो रहा है तो फिर आगे वाले से भी हो जाना चाहिए था, फिर तो उसको आप अनुमान नहीं कह सकते। और दोनों को मिला करके करें तो भी नहीं हो सकता है। तो सिद्धांति ने फिर ये भी कहा कि आप अगर ये मानते हो कि वृक्ष और इसका अनुमान होता है, तो अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, तो प्रत्यक्ष तो आपको फिर भी मानना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है, आप भी कह रहे हो, मानते हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो प्रत्यक्ष है वो अनुमान ही है? यदि प्रत्यक्ष अनुमान ही हो तो अनुमान को जो आप प्रत्यक्ष पूर्वक कह रहे हो वो फिर क्या कहना चाहिए आपको? अनुमान पूर्वक अनुमान कहना चाहिए, क्योंकि जिसको आप तो प्रत्यक्ष को अनुमान कह रहे हो। तो जो धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुएं का जो हो रहा है वो भी अनुमान है। और पहले रसोई में जो हमने धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा था, वहां व्याप्ति संबंध बन गया था, वो भी प्रत्यक्ष नहीं था, वो भी अनुमान ही था। तो फिर तो आपका अनुमान का लक्षण भी ठीक नहीं है, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। और यदि आप अनुमान में प्रत्यक्ष पूर्वकता मानते हो तो उतने अंश में तो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध फिर भी हो ही गया आपके कथन के अनुसार ही। बाकी तो सिद्धांति प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध आगे करेगा ही, लेकिन सामने वाला जो कह रहा है उसमें भी प्रत्यक्ष का तो पूरा खंडन नहीं हो पा रहा है, प्रत्यक्ष तो फिर भी है। तब इसी विषय में सिद्धांति और आगे कह रहे हैं, पृष्ठ संख्या 173, सूत्र संख्या 33। सूत्रे न च एक देशोपलब्धि ही अल्प विराम अवयवी सद्भावात्। सिद्धांति कह रहा है कि एक देश की तो उपलब्धि होती ही नहीं है। एक देश की उपलब्धि का मतलब है यहां पर मात्र एक देश की उपलब्धि। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि सामने वाला भाग, वृक्ष का सामने वाला भाग हमारे को उपलब्ध होता है प्रत्यक्ष से, लेकिन पीछे वाला नहीं होता और वृक्ष भी नहीं होता। पीछे वाले का और वृक्ष का तो हम अनुमान करते हैं और आगे वाले का केवल प्रत्यक्ष करते हैं। तो सिद्धांति कह रहा है न च एक देश उपलब्धि, मात्र एक देश की उपलब्धि तो नहीं होती है। मात्र हमारे को यहां लगाना पड़ेगा, तात्पर्य वही है। इसलिए
क्योंकि सिद्धांती ऐसे थोड़ा ना कह सकता है कि एक देश की उपलब्धि ही नहीं होती है। भाई एक देश की उपलब्धि हो रही है सामने वाले की, उसका निषेध थोड़ा ना होगा। मात्र एक देश की उपलब्धि नहीं होती है, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों? अवयवी सद्भावात, वहां पर अवयवी भी है। हमें जो उपलब्धि हो रही है सामने वाले अवयवों की भी हो रही है और उसके साथ साथ अवयवी की भी हो रही है। इसलिए मात्र अवयवों की उपलब्धि नहीं है एक देश की, साथ में अवयवी भी है, अवयवी के होने से। भाष्य न च एक दोषोपलब्धि मात्रम, भाष्यकार ने खोल ही दिया, एक देश की उपलब्धि मात्र नहीं है। किम तरही एक देशोपलब्धि तत्सहचरित अवयवी उपलब्धिश्च, सामने वाले एक देश की भी उपलब्धि है और उसके साथ सहचरित, सहचरित मतलब उसके साथ साथ रहने वाले, गमन करने वाले अवयवी की भी उपलब्धि हो रही है। अकस्मात, ऐसा कैसे है कि बंद उसकी भी उपलब्धि हो रही है? तो सिद्धांति कहता है अवयवी सद्भावात, ये हेतु है अवयवी के वहां पर होने से। खोल रहे हैं इसको, अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, अल्प विराम। ये जो एक देश है, यानी सामने वाला जो एक देश है, पूर्व पक्षी जिस तरह कह रहा है उसी तरह लेते हुए कह रहा है ये कि सामने वाला जो एक देश है उसके अतिरिक्त वहां पर अवयवी भी है। तस्य अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देशोपलब्धौ अनुपलब्धिर अनुपन्ना इति। तो तस्य, तस्य का मतलब है तस्य अवयवी न, उस अवयवी की, जो पीछे इन्होंने कहा ना अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, एक देश से अतिरिक्त अवयवी भी है। तो तस्य, उस अवयवी की, कैसा हो वो अवयवी? अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसके, बहुब्रीहि समास लेंगे, अवयव है स्थान जिसके, रहने का स्थान। दो शब्द हैं, एक स्थान और दूसरा है स्थानी। स्थान और स्थानी, जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, प्रथमावृत्ति पहला पाद भी पढ़ा है, तो स्थान और स्थानी का अभिप्राय उनको पता है। स्थान तो जगह और स्थानी मतलब स्थान वाला, स्थानी मतलब स्थान वाला। तो अवयव और अवयवी के बीच में अगर हम देखें तो अवयवों में अवयवी रहता है या अवयवी में अवयव रहते हैं? अवयवों में अवयवी रहता है या अवयवी में अवयव रहते हैं? अवयवी रहता है। अवयवी में अवयव नहीं रहते? दोनों ही बातें ठीक लगती हैं वैसे। मिट्टी के कणों में घड़ा है या घड़े में मिट्टी के कण है? धागों में कपड़ा है या कपड़े में धागे हैं? अब कपड़े में धागे हैं, कपड़ों धागे में कपड़ा नहीं। तो अवयव तो पहले से थे, कण तो अवयवी यानी अवयव उपादान कारण तो पहले से था, और उसका व्यूहन ऐसा हुआ कि एक अवयवी उत्पन्न हो गया उसमें। आधार और आधेय की दृष्टि से देखें, जैसे गुण और गुणी है, तो गुण किस में रहते हैं? गुणी में रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, ठीक है। अवयव जो है ये द्रव्य है, अवयव, और उसमें अवयवी रह रहा है, ऐसा मान करके चलिए। तो स्थान तो है अवयव और स्थानी है अवयवी, उस दृष्टि से। सामान्य हिंदी भाषा में हम जब बोलते हैं कि अवयव में अवयवी हैं या अवयवी में अवयव है, तो दोनों ही ठीक लगते हैं अलग अलग दृष्टियों से। पर यहां जिस तरह से कथन कर रहे हैं, अवयव तो है स्थान और अवयवी है स्थानी, क्योंकि अवयवों के मिलने से ही एक नया पदार्थ अवयवी बना है। तो यूं कहे कि तस्य, उस अवयवी के, अवयव स्थान से, जिसके कि अवयव है स्थान जिसके, ऐसा वो अवयवी, उपलब्धि कारण प्राप्त से, जिसका कि उपलब्धि का कारण प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। उसकी उपलब्धि का कारण क्या है? जैसे कि नेत्र, नेत्र उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि का हेतु है, जानने का हेतु है। नेत्र से या जिस जिस इंद्रिय से भी जानते हैं, मुख्य इंद्रिय नेत्र, तो नेत्र से हमें जब घड़ा दिखाई देता है तो उस घड़े के यानी अवयवी की उपलब्धि का कारण वो भी उपलब्ध है, यानी नेत्र भी है।
तो उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि के कारण को प्राप्तस्य एक देशोपलब्ध, उसके एक देश की उपलब्धि होने पर, एक देशोपलब्ध मतलब एक देश से उसकी उपलब्धि होने से, तो देखिए उस अवयवी के जो कि अवयवों में रहने वाला है, अवयव स्थान से उपलब्धि कारण प्राप्त से, उपलब्धि के कारण को, कारण की सन्निधि से, उपलब्धि का कारण मतलब नेत्र और उसके सन्निधि में भी आ गया है वो सन्निकर्ष में, उपलब्धि के कारण को जिसने प्राप्त कर लिया है ऐसे अवयवी की एक देशोपलब्ध हो, एक देश के उपलब्ध होने पर, एक देश मतलब अवयवों के उपलब्ध होने पर अनुपलब्धि अनुपपन्ना, उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न है, असिद्ध है। एक देश के उपलब्ध होने पर ही जिसकी उपलब्धि हो जाती है, अवयवों के एक देश के उपलब्ध होने पर ही जिसकी उपलब्धि हो जाती है, तो इसलिए उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न है, अनुपलब्धि असिद्ध है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि प्रत्यक्ष से हम अवयवों को देखते हैं एक देश को और अवयवी को नहीं करते, देख पाते, अवयवी का ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष से, तो अवयवी की अनुपलब्धि मान रहा था वो पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति कह रहा है कि अवयवी की जो अनुपलब्धि है वो अनुपपन्न है, असिद्ध है। अवयवी की अनुपलब्धि अनुपपन्न है, यानी उसकी उपलब्धि है। जो आप असिद्धि कह रहे हो, अनुपलब्धि कह रहे हो, वो अनुपलब्धि असिद्ध है, आपका कथन ठीक नहीं है। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी ये कहे आगे, अकृष्ण ग्रहणादिति चेत न, पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि वे आप सामने वाले अवयवों के प्रत्यक्ष से पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष कैसे मान रहे हो? पूरे का तो नहीं होगा। आप या तो ये मानो कि सामने वाले अवयवों के एक देश के प्रत्यक्ष से अवयवी का भी एक देशी प्रत्यक्ष हो रहा है, पूरा तो हो नहीं रहा है, और पूरा नहीं हो रहा है तो उसको अनुपलब्धि ही कहेंगे। पूर्व पक्षी पीछे वाले अवयवों को जिनका की अनुमान कर रहे थे, प्रत्यक्ष नहीं था, उनसे अवयवी का भी अनुमान मान रहा था, जिसका कि खंडन सिद्धांति ने किया था। और वहां भी यही हेतु था कि भाई जो आधा वाला भाग है उससे आप पूरे का अनुमान कैसे कर रहे हो, और अगर आगे और पीछे वाले दोनों का मिलके कर रहे हो तो भी यूं नहीं कह सकते कि अवयवी का पूरा अनुमान हो रहा है, प्रत्यक्ष भी उसमें सहयोगी हो ही रहा है। तो ऐसे ही जब सिद्धांति ने ये कहा कि आगे वाले भाग के देखने से अवयवी का भी ज्ञान हो जाता है, मात्र आगे वाले भाग का ही प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके साथ साथ अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे में पूर्व पक्षी कह रहा है कि पूरे का तो होगा नहीं, पूरे का तो होगा नहीं, आधे थोड़े से का होगा। अकृष्ण ग्रहणादिति चेत, ऐसा कोई कहे कि पूरे का ग्रहण नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि अवयवी की उपलब्धि नहीं हो रही है। पूरी उपलब्धि होती तो कह देते कि उपलब्धि हो रही है, पूरी हो नहीं रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि अनुपलब्धि होती है। इति चेत न, तो उसको मना कर रहे हैं। कारण तो अन्यस्य एक देशस्य अभावात्, कारण से भिन्न के एक देश का अभाव होने से। इसको ऐसे समझिए कि अवयव हैं वो कारण है, अवयव हैं वो कारण है किसी भी वस्तु के, घड़े के, वृक्ष के। तो कारण से भिन्न जो है, यानी अवयवों से जो भिन्न है, वो भिन्न कौन है? अवयवी। भिन्न का मतलब ये नहीं कि कहीं और है, उधर दूसरी तरफ रखा हुआ है तो अवयवों में ही, अवयवों के समूह के अंतर्गत ही अवयवी है, इस दृष्टि से तो अलग नहीं है, लेकिन अवयव अलग है और अवयवी अलग है इस पक्ष में। तो कारण तो अन्य से, कारण से जो अन्य है उसके तस्य एक देश से अभावत, उसका एक देश तो होता ही नहीं है। कारण से जो भिन्न है उसका एक देश नहीं होता है। यानी कारण का तो एक देश क्या हो सकता है, कारण का तो एक देश कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य उत्पन्न होता है वो किसी एक अवयव से उत्पन्न नहीं होता, अनेक अवयवों से उत्पन्न होता है। जैसे वैशेषिक मानता है अनेक द्रव्यों से मिलकर के कार्य की उत्पत्ति होती है, अनेक घटक होते हैं, एक से तो अधिक ही होते हैं।
तो एक से अधिक हुए, दो अवयव हुए, तीन हुए, लाखों करोड़ों हुए, तब तो हम कह सकते हैं उसका एक देश जो हमें दिखाई दे रहा है आगे का। तो अवयवों का तो एक देश कह सकते हैं, लेकिन अवयव कारण इनसे भिन्न जो अवयवी है उसका एक देश नहीं हो सकता है। अवयवी का कोई एक देश नहीं होता है कि हम उसको भाग कर सकें कि ये अलग अलग है। हम जो सामान्यतः व्यवहार में देखते हैं कि भाई वृक्ष है, तो वृक्ष का अगला भाग में देख रहा हूं तो हम वृक्ष के अवयवों को समझने लगते हैं। वहां वृक्ष अवयवी को मानते हुए भी हम अवयवों को टुकड़े कर देते हैं उसके। वास्तव में वो टुकड़े अवयवी के नहीं है, वो अवयवों का एक भाग है। अवयवी का तो पूरा ही ज्ञान होता है, तो अवयवी के टुकड़े नहीं होते, ये कहना चाह रहा है सिद्धांती। कारण तो अन्य से एक देशस्य अभावत, कारण से अवयवों से भिन्न जो अवयवी है उसके तो एक देश का अभाव होता है, उसका एक देश होता ही नहीं है। यहां तक तो ये वार्तिक हुआ, इसी को आगे खोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि न च अवयवा कृष्ण गृह्यन्ते, अवयव तो पूरे गृहित हो ही नहीं रहे, केवल सामने वाले होते हैं। क्यों नहीं सारे गृहित हो रहे? अवयव ही एवं अवयवांतर व्यवधान, क्योंकि अवयवों के द्वारा ही दूसरे अवयवों का व्यवधान हो रहा है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके सामने वाले भाग को, सामने वाले अवयवों को हम देख रहे हैं, पीछे वाला हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो पीछे वाला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसमें बाधक कौन है? तो सामने वाले बाधक है। तो अवयवों के द्वारा ही अवयवांतर का व्यवधान हो जाता है, वो उसमें अड़चन डाल देते हैं, पीछे वाले को नहीं दिखाती, अड़चन हो जाती है। तो कहा अवयव ही एवं अवयवांतर अभावात। आगे न अवयवी कृष्णो गृह्यते इति, इसलिए अवयवी पूरा का पूरा गृहित नहीं होता है। यहां तक ये पूर्व पक्षी की ही बात है। नायम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्तयति, और नायम, अयम मतलब ये अवयवी, ये गृह्यमाण अवयवों में समाप्त नहीं हो जाता है। यानी जो सामने वाला भाग हम देख रहे हैं उतने मात्र में पूरा अवयवी समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि हम यूं देखेंगे तो क्या पूरा अवयवी कहां पर है? पूरा अवयवी कहां पर है? पूरे अवयवों में है। और पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप जो कह रहे हो, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो सामने वाले अवयवों के साथ साथ अवयवी भी दिखाई दे रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, पूरा तो हो नहीं सकता, आप एक देश ही मान सकते हो। उसने, सिद्धांति ने कहा नहीं, इसका अवयव तो होता ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी तो मना ही कर रहा है कि नायम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्ता, ये अवयवी सामने वाले जिन अवयवों को हम देख रहे हैं उतने में तो समाप्त होता नहीं है। सा यम एक देशोपलब्धिर अनिवृत्ता एवं, इसलिए अवयवी के एक देश की उपलब्धि अनिवृत्त है, यानी विद्यमान है। अर्थात हमें एक देश का ही बोध होता है। जैसे अवयवों के एक देश का बोध पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने मान भी लिया इस बात को, तो लेकिन अवयवी के भी एक देश का ही ग्रहण हो रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं, पूर्व पक्षी जो बोल रहा है कि मैं जो ये कह रहा हूं कि अवयवी के एक देश का ग्रहण होता है, वो भी हटा नहीं है, अनिवृत्त है। सा यम एक देशोपलब्धि अनिवृत्ता एवं कृष्णम इति वही खलु अशेषतायाम सत्याम भवती। बोले कृष्ण यानी संपूर्ण वृक्ष को, अवयवी को, पूरे को देखना वो तो कब होता है? अशेषता के होने पर ही होता है। अशेषता मतलब कुछ विशेष ना बचे, संपूर्ण हो, तब ही संपूर्ण अवयवी का ग्रहण कह सकते हैं। अकृष्णम इति शेषे सती, और यदि शेष बच जाता है, प्रत्यक्ष में उपलब्धि तो सामने वाले की हो रही है, पीछे वाले की नहीं हो रही है, तो अकृष्ण की अवस्था में जब संपूर्ण नहीं होगा, इति शेषे सती, शेष के होने पर कुछ न कुछ बच जाता है। तच्चैतद अवयवेशु बहुषु अस्ति, ये जो अवयवी है ये बहुत सारे अवयवों के अंदर विद्यमान है। अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात्, तो जो जिनका अव्यवधान है, ऐसे अवयव उस वृक्ष के या घड़े के जो आगे के हैं जिनका कि व्यवधान नहीं हुआ है, उनका तो ग्रहण होता है, और जो और व्यवधान में है, पीछे वाले हैं, छुपे हुए हैं, उनका अग्रहण होता है। तो इसलिए इन अवयवों के ऐसा होने से अवयवी भी सामने जो दिख रहा है वो थोड़ा सा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसके ऊपर अब सिद्धांति पूछ रहा है, उसको अंग संबोधन करते हैं, प्रेम से बोलते हैं ना, अंग। जैसे कि अंग का अपने शरीर का भाग हो, कहते हैं बेटे को, बेटी को कहते हैं
दिल का टुकड़ा है। क्या है ये? दिल का टुकड़ा है। माँ कहेगी ना बेटे से ये मेरे दिल का टुकड़ा है। न दिल का टुकड़ा है, दिल एक अंग है, उसका टुकड़ा एक भाग है, यानी वो अंग ही है हमारा, अपना ही जैसे अंग है ऐसा। और तो आत्मीयता से, निकटता से जब कहते हैं तब अंग शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है, अंग। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति इतनी प्रियता क्यों दिखा रहा है? कोई प्रियता का कारण है क्या? वो तो खंडन किए जा रहा है, उल्टा सीधा जो भी करना है उसको। माता पिता बच्चों को कह सकते हैं अंग, गुरु आचार्य शिष्यों को कह सकते हैं अंग, अभिन्न मित्र हो वो कह सकते हैं। अभिन्न का भी यही मतलब हुआ ना कि भिन्न है ही नहीं, एक ही है। वो कहें ये इसका दायां हाथ है, ये इसका बायां हाथ है, वो हाथ की तुलना दे, हाथ तो अंग है। वो अंग के रूप में कथन होता है जब अति निकटता होती है तब होता है। लेकिन सिद्धांति इस ढंग से क्यों बोल रहा है? तो आपने संसद में, विधानसभा में देखा होगा, जब खूब झगड़ा चल रहा होता है ना, पक्ष विपक्ष में खूब जबरदस्त जोर शोर से होता है, उस अवस्था में भी जब वो बोलते हैं विपक्ष वाले के, तो उसको मेरे प्रिय मित्र ने ऐसा भी कहा था, बोलते हैं ऐसा। हालांकि वो कोई मित्रता भाव नहीं है वहां पर, वो बड़े आदर सूचक और बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आदरणीय बहन जी ने अभी ये कहा था, मेरे परम मित्र, मेरे अपने भाई ने ये कहा था, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहां पर झगड़ा हो रहा है, खंडन कर रहे हैं, तो जब ज्यादा दूरी होती है ना तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार जैसे झगड़ा हो रहा हो ना, खूब जोर जोर से बोल रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है, तो उस समय खासतौर से बोलते हैं मैं बड़ी विनम्रता से ये बात रखना चाहता हूँ। ये विनम्रता से रखना चाहता हूँ, ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? भाई वैसे ही विनम्रता से रख दो तो पता लग ही रहा है कि विनम्रता से रख रहे हैं या कैसे रख रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी सी बात ऐसी चल रही होती है तो रूप तो विनम्रता का नहीं होता है, लेकिन उसको भी पता है कि गड़बड़ हो रही है, तो वो फिर क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उसको ध्यान कर। नहीं, मैं बड़े प्रेम से आपको समझा रहा हूँ। वो समझा तो गुस्से से रहा था, डांट भी रहा था, बोले ऐसे कैसे बोलते? नहीं, मैं बहुत प्रेम से बोल रहा हूँ आपको। तो कभी ऐसा होता है तो इस तरह के संबोधन होने लगते हैं ज्यादा, उसको संतुलित करने के लिए। जब ज्यादा इधर हो जाता है तो उसको संतुलित करने के लिए अच्छे होते हैं। और कभी कभी अति निकटता में अपनापन मान करके बोलते हैं तो वो थोड़ा व्यंग में भी बोला जाता है। अपना नहीं होता है, गुस्सा हो गया, बोले अरे नहीं आप तो मेरे अपने भाई हो, मेरे तो आप तो मेरे अपने हो, मेरे आप अपने, हमारा तो अपने, मेरे ही परिवार के हो आप ऐसे कैसे कर रहे हो? तब साथ साथ करेंगे काम, साथ साथ चलेंगे, ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो बोले अंग तो भगवान पृष्ठो व्याचष्टा, हे अंग पूछे गए आप इस बात को बोलो। भगवान, भगवान मतलब पूर्व पक्षी को कह रहा है, पृष्ठ है पूछे गए आप, व्याचष्टाम वदतु बोलिए आप, यानी आप ये बात बता, ये जरा बताना थोड़ा सा, आप जरा सा ये बताना, ऐसे जो बोलते हैं ना सामान्य, अच्छा थोड़ा सा ये बता दो। एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, वो छोटा नहीं होता है, उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला होता है, खंडन करने वाला होता है। बोले अच्छा बस आप तो ये थोड़ी सी ये बात बता दो मेरे को, ये छोटा सा उत्तर दे दो, बस सब निर्णय हो जाएगा। वो छोटा सा क्या होता है, उसी पे ही तो मुख्य आधार होता है। तो ऐसे अंग तो भगवान पृष्ठो व्याचष्टाम गृह्यमाणस्य अव्यवीना किम अगृहीतम मन्यते। अब देखो पूर्व पक्षी ने इतना तो मान ही लिया कि आगे वाले भाग से के प्रत्यक्ष से अवयवी का ग्रहण होता है, तो बोले पूरे का नहीं होता है, अधूरे का होता है, ये माना ना उसने। हालांकि सिद्धांति ने भी खंडन किया था उसका, जब पीछे वाले भाग से अवयवी का ग्रहण मान रहा था वृक्ष का, तो बोले पीछे वाले से पूरे का कैसे होगा, वो उसके अनुसार खंडन था। सिद्धांति का ये पक्ष नहीं था कि एक भाग से नहीं होता है। तो बोले ये बताओ कि सामने वाले भाग से जो अवयवी का ग्रहण आप कह रहे हो पूरा नहीं होता है, तो जितना हुआ उसके बाद बचा क्या है वो थोड़ा सा बताना। वृक्ष जो अवयवी है
उसका क्या चीज बची वो थोड़ा सा मेरे को बताओ। पूरा नहीं हुआ तो जो बचा हुआ है वो पता तो होगा ना उसको कि क्या चीज है। बात आई समझ में? नहीं। सिद्धांति ने कहा था कि सामने वाले अवयवों के साथ साथ मात्र उसी का ग्रहण नहीं होता, अवयवी का भी ग्रहण होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, अवयवी तो संपूर्ण कृष्ण अवयवों में विद्यमान है, हम आगे वाले भाग का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उससे संपूर्ण अवयवी का ग्रहण कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, ये कह रहा है खंडन करने के लिए। तो अभी अब हमसे कह रहा है कि अच्छा चलो आपकी बात मान भी ली कि सामने वाले अवयवों से संपूर्ण अवयवी का ग्रहण नहीं हुआ, तो कुछ का तो प्रत्यक्ष हो गया। अब अवयवी के जिस भाग का ग्रहण नहीं हुआ उसको थोड़ा सा बोल के बताना कि वृक्ष जो ये अवयवी है उसका कौन सा भाग ग्रहित नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ? आप बताओगे? कुछ बता सकता है कोई? क्या कह सकता है पूर्व पक्षी? वो कहेगा पीछे वाले भाग का नहीं। अरे पीछे वाले तो अवयव है, वो अवयवी नहीं बोलना है। अवयव और अवयवी भी अलग अलग चीजें हैं। आप कहो कि वृक्ष के पीछे वाले भाग का नहीं हुआ, नहीं, वो तो अवयवों के लिए कह रहे हो आप। अवयवों का तो हम मान ही रहे हैं, आगे वाले अवयवों का प्रत्यक्ष हो रहा है, पीछे वाले अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन ये अवयवी तो अवयवों से भिन्न है। और सिद्धांति ने यह भी कहा कि अवयव एक ही, अवयवी एक ही होता है, उसके कोई अंश नहीं होते। तो आप ये कह रहे हो कि सामने वाले अवयवों से अवयवी का पूरे का ग्रहण नहीं होता है, तो बोलो बच क्या गया वो बता दो। क्या बोलेगा पूर्व पक्ष? क्या बच गया? तो बोले अंग तो भगवान पृष्ठो व्याचष्टाम गृह्यमाण से अवयवी न किम अगृहितम मन्यते। आप क्या मानते हो कि बच गया? अगृह्यमाण, न जाना हुआ कौन सा रह गया? ये न एक देशोपलब्धि से, जिससे कि आप ये कह रहे हो कि वृक्ष इस अवयवी की एक देश की उपलब्धि हो रही है, पूरा वृक्ष का ग्रहण नहीं हो रहा है। कुछ बताओ तो सही कि क्या बच गया? न ही अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती इति तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते इति। सिद्धांति कह रहा है न ही अस्य मतलब ये अवयवी के, कारणेभ्यो अन्य एक देशा न भवंती, कारणों से भिन्न एक देश नहीं होते। कारण के तो एक देश होते हैं, कारण मतलब तो अवयव, अवयवी के एक देश, अवयवों से भिन्न और कोई एक देश नहीं होता है। और अवयव तो अलग हो ही गए हैं, उनका तो एक देश होता है, लेकिन अवयवी में कोई एक देश नहीं होता है। नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती इति तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते। तो तत्र मतलब अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं होता। अवयवों में तो अवयवों का व्यवहार हो जाएगा, एक देश का व्यवहार हो जाएगा, अवयवी में एक देश का व्यवहार नहीं होगा। नोपपद्यते इति इदम तस्य वृत्तम, उसका यही व्यवहार है अवयवी का। ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानाम, ग्रहणम अवयवानाम, अव जोड़ लेना यहां पर, तई सह गृह्यते। अवयवी का क्या स्वभाव है कि ये शाम, जिनका, ये शाम के साथ में जोड़िए अवयवानाम, ये शाम अवयवानाम, जिन अवयवों का इंद्रिय सन्निकर्षात, इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, जिन अवयवों का इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, यानी जो सामने वाले अवयव हैं उनका इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ और उसका ग्रहण हो रहा है। तो जिन अवयवों का इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, तही सह गृह्यते, उसके साथ में अवयवी पूरा का पूरा गृहित होता है। और येषाम अवयवानाम व्यवधानात् अग्रहणम, और जिन अवयवों के व्यवधान से, जिन अवयवों का व्यवधान के कारण से ग्रहण नहीं होता है, तई स निगृह्यते, उनके साथ गृहित नहीं होता है, उस समय सामने वाले से ही पूरा हो जाता है। न च एतत् कृतो अस्ति भेदा इति। ये जो बात है ना कि पूर्व पक्षी की बात को लेते हुए कह रहा है कि जिन अवयवों का ग्रहण होता है उतने से उतना ही अवयवी ग्रहण होता है, और जो पीछे वाले जिनका अवयवों का ग्रहण नहीं होता उससे अवयवी का अग्रहण नहीं होता, ये बात नहीं है। अवयवों का तो ग्रहण अग्रहण होगा, अवयवी का ग्रहण तो पूरे का पूरा हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा। न च एतत् कृतो अस्ति भेदा, ये व्यवहार कृत यहां पर भेद नहीं होता है, अवयव और अवयवी में ये भेद है। ये जो भेद है, जिसका ग्रहण हो रहा है
जिसका इंद्रियात सन्निकर्ष हो रहा है उसी का ग्रहण होगा, और जिसका इंद्रियात सन्निकर्ष नहीं रहा उसका ग्रहण नहीं होगा। ये बात अवयवों में तो लगती है, अवयवी में नहीं लगती है। आगे, समुदायी अशेषता व समुदायो वृक्ष स्यात् तत्प्राप्तिर्वा। पूर्व पक्षी से पूछ रहा है सिद्धांती कि समुदायी की अशेषता, समुदाय और समुदायी, तो समुदाय तो हो गया, समुदाय तो है, और समुदाय समुदाय वाला, समुदाय मतलब समुदाय वाला, समुदाय तो पूरा हो गया, और समुदायी कौन होंगे? अवयव। समुदाय वाले किसका समुदाय है? बोले मनुष्यों का समुदाय है, भेड़ों का समुदाय है। तो समुदाय तो एक अलग चीज हो गई, समूह। और समूह किसका है? विद्वानों का समूह है, मूर्खों का समूह है, पहलवानों का समूह है, ऐसे। तो वो जो अवयव है उनको समुदायी बोलेंगे। समुदायी मतलब अवयव। तो समुदायी अशेषता व समुदाय। बोले समुदाय क्या है? बोले अवयवों की अशेषता ही समुदाय है, और वही वृक्ष है, शायद वो वृक्ष हो जाए। क्या ऐसा मानते हो आप? समुदाय किसे कहते हैं? अवयवों की संपूर्णता ही समुदाय है, ऐसा मानते हो? समुदायी अशेषता वह समुदाय। समुदाय मतलब पूरा, पूर्ण समुदाय। तो समुदाय की अशेषता, अवयवों की संपूर्णता ही पूर्ण समुदाय है वृक्ष, ऐसा। तत्प्राप्तिर्वा, अथवा उसकी जो प्राप्ति, जो ज्ञान हो रहा है वो समुदाय, वो वृक्ष है। वो समूह वृक्ष है या उसका जो ज्ञान है, प्राप्ति, वो वृक्ष है। तो अगर आप दोनों में से कुछ भी मानते हो तो उभयथा ग्रहणाभाव, आप दोनों में से कुछ भी मानोगे तो उसमें ग्रहण का अभाव होगा। वृक्ष इति, ये जो तत्प्राप्तिर्वा है, इसका एक अर्थ है कि अवयवों का संयोग। इसको यूं करिए कि समुदाय क्या है, जो वृक्ष है वो समुदाय क्या है कि समुदाय की अशेषता, समुदाय अवयवों की अशेषता है, अथवा उसकी प्राप्ति। प्राप्ति मतलब एक तरह से संयोग के रूप में भी, ये भी एक अर्थ किया जाता है, उसका संयोग हो जाना। तो बोले उभयता ग्रहणाभाव, दोनों ही तरीके से वृक्ष इस ग्रहण का अभाव हो जाएगा, आप कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। कैसे, उसकी व्याख्या आगे चल रही है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है अभी आगे भाष्य में अगले पृष्ठ पर, मूल स्कंद शाखा पलाशादीनाम अशेषतावा समुदायो वृक्ष इति स्यात्। ये वृक्ष क्या है? बोले मूल, मूल मतलब जड़, स्कंद मतलब तना, मुख्य जो तना है, शाखा मतलब जो पतली पतली डालियां हैं, पलाश यानी पत्ते, पलाशादीनाम अशेषता, इनकी जो संपूर्णता है वो ही समुदाय है, और उसे ही हम वृक्ष कहेंगे, वो ही वृक्ष हो जाए। अथवा दूसरे ढंग से प्राप्तिर्वा समुदायी नाम इति, अथवा समुदाय की प्राप्ति, या प्राप्ति का मतलब संयोग और ज्ञान, दोनों ही तरह से अर्थ किए जाते हैं। प्राप्तिर्वा समुदायी नाम, समुदायों की अवयवों का संयोग या तो अवयवों का ज्ञान, ये। उभयथा समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते, बोले दोनों में से किसी भी तरह करो आप। पूर्व पक्षी तो यहां तक है, इति तक। उभय सिद्धांति बोल रहा है उभयता समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते, समुदाय रूप जो वृक्ष है उसका ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थोड़ा तो प्रत्यक्ष से होगा और थोड़ा अनुमान से ज्ञान होगा। पूरे के पूरे को आप एक तो कह नहीं सकते आपके मत में। आगे, अवयवैस्तावत अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते, और बोले अवयवों के द्वारा अवयवांतर का व्यवधान होने से अशेष का ग्रहण यानी संपूर्ण का ग्रहण तो हो ही नहीं सकता, अवयवों का कभी नहीं हो सकता। प्राप्ति ग्रहणम अपनी नोपपद्यते प्राप्ति मताम अग्रहणात्, और प्राप्ति का ग्रहण यानी ज्ञान का ग्रहण भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो प्राप्ति वाले हैं उन्हीं का ग्रहण नहीं हो रहा है। वृक्ष के सामने वाले अवयवों का ज्ञान हमारे को मिल रहा है, बोले संपूर्ण का ज्ञान भी नहीं मिल सकता। पहली बात तो कहा कि अवयवों का संपूर्ण का ग्रहण एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका व्यवधान है उनका ग्रहण नहीं हो सकता। और बोले उनका ज्ञान भी सबका नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? कि जो विषय है, प्रमेय है, वो ही अनुपलब्ध है तो उसका ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? ज्ञान का भी ग्रहण नहीं हो सकता। उसके लिए इन्होंने कहा प्राप्ति ग्रहणम अपि नोपपद्यते। क्यों? हेतु दिया प्राप्ति मताम अग्रहणा, जो प्राप्ति वाले हैं उन्हीं का ग्रहण नहीं हो रहा। जिनका ज्ञान होना है वो ही अनुपलब्ध है तो उनका ज्ञान कहां से हो जाएगा? से यम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धिर द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते। जो एक देश के ग्रहण से के साथ साथ होने वाली जो वृक्ष बुद्धि है वो कब होती है? द्रव्यांतरोत्पत्तौ, जब हम ये मानेंगे कि वृक्ष ये द्रव्यांतर है, द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में, तभी वो संभव हो पाती है। सिद्धांत पक्ष में न समुदाय मात्र, समुदाय मात्र में तो वृक्ष का ज्ञान हो नहीं सकता। दो पक्ष थे ना, एक तो अवयव समुदाय पक्ष और एक द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष। इसमें सिद्धांत पक्ष ये है कि द्रव्यांतरोत्पत्ति होती है। बौद्ध आदि मानते हैं द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है, केवल समूह मात्र है ये। तो समूह मात्र को मानेंगे तब तो वृक्ष इस बोध की उत्पत्ति एक साथ हो नहीं सकती है। और यदि अवयवी मानेंगे, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानेंगे, तो सामने वाले अवयवों को देखने मात्र से भी पूरे अवयवी का ज्ञान हमारे को हो जाएगा। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांती ने तो अपनी बात कह दी कि अवयवी होता है और सामने वाले अवयवों के ग्रहण से अवयवी का भी ग्रहण हो जाता है। तो उसमें हेतु क्या दिया था सिद्धांती ने? अवयवी सद्भावात, अवयवी के सद्भाव होने से। तो 34वें सूत्र में पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहे हैं। कहता है साध्यत्वाद अवयवीनी संदेह। आपने ये कहा है कि अवयवों में अवयवी भी रहता है। बोले ये तो साध्य कोटि में है। अभी साध्यत्वाद अवयवीनी संदेह है, अवयवी में ही संदेह है। अवयवों के अतिरिक्त अवयवी होता है, अभी यही नहीं सिद्ध है, उसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। भाष्य युक्तम अवयवी सद्भावात इति, यदुक्तम अवयवी सद्भावात इति, जो आपने कहा कि ये अवयवी के होने से ऐसा हो रहा है, अयम अहेतु, ये आपका हेतु ठीक नहीं है, अहेतु है। क्यों? साध्यत्वात, ये साध्य कोटि में साध्य सम हो जाएगा ना। जो हेतु ही ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो भी खुद साध्य कोटि में है तो सिद्ध तो ना कर सकता है, हेतु तो सिद्ध ही होना चाहिए। तो साध्यत्वात साध्यम तावत एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति। साध्यम तावत, अभी तो ये साध्य कोटि में है कि कारणेभ्यो द्रव्यांतरम, कारणों से यानी अवयवों से भिन्न कोई अवयवी उत्पन्न होता है। अनुपपादितम एतत्, और आपने अभी ये सिद्ध नहीं किया। अनुपपादितम एतत्, ये भी असिद्ध है कि अवयवी भी होता है। एवं च सति विप्रतिपत्ति मात्रम भवति विप्रतिपत्तेश्च अवयविनी संदेह संशयति। और ऐसा होने पर, क्या होने पर कि चूंकि ये हेतु साध्य कोटि में है इसलिए विप्रतिपत्ति मात्र होगा। ये विप्रतिपत्ति क्या? एक पक्ष कह रहा है कि अवयवी नहीं होता है, आपने कह दिया कि अवयवी होता है, विप्रतिपत्ति मात्र है। ये तो एक दूसरा पक्ष मात्र रखा गया, कोई हेतु तो सिद्ध कोटि में जाता नहीं है। तो एवं च सति विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, और चूंकि विप्रतिपत्ति है तो विप्रतिपत्तेश्च अवयवनी संशयति, विप्रतिपत्ति होने से अवयवी में तो अभी संशय है। तो इसलिए आपका पक्ष अभी सिद्ध नहीं हुआ। आप हेतु तो दे रहे हो लेकिन वो अपने आप में तो साध्य कोटि में सिद्ध तो है नहीं। इसका उत्तर सिद्धांति 35वें सूत्र में कह रहा है, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे। ये कह रहे हैं कि अवयवी असिद्ध है। यदि अवयवी की असिद्धि हो जाए तो दो तरीके से होती है बात। एक तो है कि अगर अवयवी को नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा, अवयवी को सिद्ध करे वो। दूसरे ढंग से ऐसे भी करीब, अगर अवयवी नहीं हुआ तो सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्ध है। यदि अवयवी सिद्ध नहीं हो रहा है तो सबका ग्रहण भी नहीं हो पाएगा, पूरे का ग्रहण आप कभी भी नहीं कर पाओगे। भाष्य देखिए, यदि अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम न उपपद्यते। यदि अवयवी नहीं है तो सारे का ग्रहण नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी पूछता है किम तत्सर्वम, किस सारे का ग्रहण नहीं होता है? बोले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया। वैशेषिक के जो 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन सबका ग्रहण नहीं हो सकता यदि आप अवयवी नहीं मानोगे तो। पूर्व पक्षी पूछता है कथम कृत्वा, कैसे नहीं हो सकता? सिद्धांत कहता है परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति इंद्रियाणा
अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। तो कहता है कि परमाणु समवस्थानम, परमाणुओं का जो समुदाय है उसका ग्रहण, समवस्थान मतलब समुदाय, वो भी दर्शन का विषय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, नेत्रों से दिखाई न देने योग्य होने से। देखो, पूर्व पक्षी ये मानता है कि ये जो चीजें दिखाई देती हैं, वृक्ष है या मनुष्य शरीर है, पहाड़ है, दिखाई तो दे रहे हैं, इसका तो कोई खंडन कर नहीं सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अवयवों का समूह मात्र है, अवयवों का समूह मात्र है। सिद्धांति कह रहा है यदि ये केवल अवयवों का समूह है तो जो अवयव है यानी परमाणु है, उनसे पूछेंगे भाई अवयव क्या? बोले अवयव तो परमाणु के स्तर पे जाना पड़ेगा। तो अवयव जो है वो तो अतीन्द्रिय है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। तो जब अवयव नेत्रों से दिखाई नहीं देता तो उसका समूह नेत्रों से कैसे दिखाई दे सकता है? यदि आप अवयवी की उत्पत्ति नहीं मानते हो तो, जबकि दिखाई तो दे रहा है, तो संपूर्ण का ग्रहण नहीं हो सकता। अब जैसे आत्माएं हैं वो अतीन्द्रिय हैं, रूप रहित हैं, अब उनका कितना ही समूह कर लो दिखाई देने लग जाएंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। जिसमें वो गुण ही नहीं है वो कितने भी इकट्ठी कर लो वो दिखाई देने लग जाएंगे क्या? अब कोई वस्तु गंधहीन है और उसका चाहे एक परमाणु हो चाहे करोड़ों अरबों खरबों परमाणु हो, एक साथ हो तो भी गंध तो आनी नहीं, उसमें गंध होती ही नहीं है तो आएगी कहां से? तो ऐसे ही यदि किसी अणु में रूप नहीं है तो उसका समूह मात्र होगा तो उसमें रूप नहीं आ सकता, कितना भी कर लो वो नहीं आ सकता, ये कहना चाह रहे हैं अतीन्द्रिय होने से। फिर से देखिए, परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। आगे बोल रहे हैं द्रव्यांतरंच अवयवीभूतम दर्शन विषयो नास्ति, और अवयवीभूत जो द्रव्यांतर है वो दर्शन का विषय है नहीं पूर्व पक्षी के मत में। कह तो सिद्धांत ही रहा है, बोले आपके मत में अवयवों को तो देख नहीं सकते क्योंकि वो अतीन्द्रिय हैं, और अवयवी है वो आपके पक्ष में दर्शन का विषय हो नहीं सकता क्योंकि आप अवयवी को मानते ही नहीं हो। तो फिर ये दिखाई क्या दे रहा है? ये वृक्ष क्या दिखाई दे रहा है? ये व्यक्ति क्या दिखाई दे रहा है? पर्वत क्या दिखाई दे रहा है? भवन क्या दिखाई दे रहे हैं? दिख क्या रहा है यहां पर? दर्शन विषय स्थाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते। लेकिन ये जो द्रव्यादि हैं ये दर्शन के विषय होते हुए हमें दिखाई देते हैं, द्रव्यादि गृहित होते हैं। ये जो दर्शन विषय स्थाश्चय में है लिखा हुआ है ना, इसमें स्थ इसको हटा सकते हैं, इसको यूं कह सकते हैं दर्शन विषयाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते। ये प्रत्यक्ष का विषय होते हुए द्रव्यादि गृहीत होते हैं। अल्प विराम गृह्यन्ते, फिर आगे लिखा तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन, तो यहां पर न को हटा दीजिए, ते निरधिष्ठाना न गृह्येरन, या तो तेन से वो अलग ढंग से बनेगा अगर बनता है तो ते मतलब ये जो द्रव्यादि है ये निरधिष्ठाना बिना अवयवी के होते हुए न गृह्येरन, इनका ग्रहण ही नहीं हो सकता है। गृह्यन्ते तु कुंभोयम श्याम एको महान संयुक्त स्पंदते अस्ति मृण्मयश्च इति। बोले लेकिन गृहित तो होता है कि यह घड़ा है, कुंभोयम, श्याम काले रंग का है, एको एक है, महान है बड़ा है, संयुक्त जुड़ा हुआ है, स्पंदते कर्म कर रहा है हिल रहा है, अस्ति विद्यमान है, मृण्मयश्च ये मिट्टी वाला है, इसका अन्वयी कारण समवायी कारण ये सब पता लगता है ना, ठीक है। कुछ लगता है उस समय घड़े काले हुआ करते थे, हैं? आजकल कैसे घड़े होते हैं? लाल होते हैं, काले भी तो होते हैं। काले घड़े देखे हैं ना, एकदम काले काले भी होते हैं। संतिचे में गुणादयो धर्मा इति, और ये गुणादि धर्म उनमें होते हैं।
तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्यामो अस्ति द्रव्यांतरभूतो अवयवी थी। लेकिन चूंकि हम सबका ग्रहण करते हैं, इससे पता लगता है कि यहाँ द्रव्यांतरभूत अवयवी है। अब जब हम इस भवन को देखते हैं तो हमारे को क्या सीमेंट, बजरी, ईंटें, सरिया ये दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? उनसे अतिरिक्त कोई भवन दिखाई देता है या ये दिखाई देते हैं? तो हमारे को जो ये पूरा दिखाई देता है, पूरे का ज्ञान होता है, एक भाग को देखते हैं तो भी पूरे का ज्ञान होता है कि पूरा है, नहीं तो पूरे का ज्ञान कभी भी नहीं होगा। जो हाथी को देखने वाली बात आती है ना, प्रज्ञा चक्षु अंधे जो देखते हैं, बोले वो जहां जहां छूते हैं वो अपना अपना बताते हैं कि हाथी ऐसा है। सुनी रखी है आपने सबने कथा, वो सुन रखी है? हैं? दोबारा सुनोगे? निष्प्रयोजन क्यों दोबारा, जब आपने सुनी रखी है तो सुनी तो थी, लेकिन जी भूल रहा हूं अभी। तो अलग अलग अंधे प्रज्ञा चक्षु जब देखते हैं, ये इस बात को कहते हैं कि हम सृष्टि इतनी व्यापक है कि हम पूरा देख नहीं पाते हैं। तो सबने उसको हाथी को देखा, तो एक तो पैर के पास चला गया, उसने पैर को देखा, अच्छा ये हाथी है। एक उसके पेट के पास और वहां यूं फिर, अच्छा ये हाथी है। एक कान के पास, अच्छा ये हाथी है। एक सूंड के पास, ये हाथी है। और एक ने पूंछ पकड़ी, बोले ये हाथी है। बोले हाथी क्या है? तो जिसने पैर पकड़े थे बोले हाथी खंबा है। नहीं, क्योंकि उसने उतना ही देखा। और जिसने बगल का देखा बोले हाथी दीवार है। जिसने कान कहा है बोले हाथी पंखा है। और सूंड वाले का क्या कहा? सांप है, अजगर है। और पूंछ वाले का कहा है तो बोले हाथी रस्सा है, झाड़ू है। अच्छा झाड़ू का कह लो, चलो। तो बोले जिसने आंखें हैं पूरी, वो तो पूरे हाथी को एक साथ देख पाता है, लेकिन हम पूरा देख नहीं पाते, तो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। तो समग्र दर्शन नहीं हुआ ना, वो असमग्र दर्शन हुआ। लेकिन हम इन सबको देखते हैं तो समग्र दर्शन होता है। सिद्धांति कह रहा है कि उसमें अवयवी है, इसलिए हमारे को समग्र दर्शन होता है। इसमें एक बात और आएगी, आगे चल करके करेंगे। ये जो पूर्व पक्षी ने 176वें पृष्ठ पर कहा कि मूल, स्कंद, शाखा, पलाशादि का समुदाय ये वृक्ष है, ठीक है। तो बोले जो आपने स्कंद कहा, मूल जड़ कहा, तना कहा, ये क्या है वृक्ष के? अवयव है, अवयव है। तो ये अवयवी है या अवयव है? ये जो तना है ये अवयव है या अवयवी है? अब तने को देखो केवल, आप वृक्ष की दृष्टि से तो चलो उसका एक अवयव है, आपने कह दिया। लेकिन जो वो प्रयोग कर रहा है शब्द, ध्यान देना कि अवयव, पूरा तना, ये क्या चीज है? अवयवी बोल रहा है ना। पत्ता, अब ये पत्ता क्या है? अब उसको पता ही नहीं कि मैं फिर अवयवी का प्रयोग कर रहा हूं। वो यूं कहेगा कि जंगल क्या है? बोले वृक्षों का समूह है। तो वृक्ष को वो किस रूप में देख रहा है? अवयव के रूप में देख रहा है। उससे पूछो कि क्या वृक्ष अवयव है? जंगल का अवयव है, या जो आप वृक्ष को कह रहे हो इस पूरे को, क्या इसके और अवयव नहीं है? अगर यूं कहें कि हम ये केवल अवयवों का समूह है, तो अवयव का मतलब क्या? आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा? जो सबसे छोटा कण है वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको अवयव अगर कहते हो। बीच का कोई भाग कह दिया तो वो नहीं बनेगा। अब हम कहें कि शरीर, बोले तो अवयवों का समूह है, अवयवी तो नहीं है। बोले कौन से अवयवों का समूह है? बोले हाथ, पैर, सिर, धड़, पैर, यकृत, हृदय, ये सब बोलने लगेगा कि देखो ये इसके अवयव है। बोले इन शब्दों का जो आप प्रयोग कर रहे हो, ये अवयव है या अवयवी है? अब शरीर की दृष्टि से तो भले ही अवयव हो, लेकिन जब वो हाथ बोल रहा है तो क्या हाथ, क्या ये पूरा एक है? तो उसको क्या बोलना चाहिए? किसका समूह है ये? कोशिकाओं का समूह है। भी शरीर की इकाई तो कोशिका ही है, बोले कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। अब तो कोई अवयवी नहीं रहा। पर अगर यूं देखेंगे तो वो कोशिका भी तो अनेक घटकों से मिलकर के बनी है। तो अंततः कहां जाना पड़ेगा? परमाणु तक जाना पड़ेगा। इसीलिए सिद्धांति ने यूं कहा
कि अवयव जो है यानी तो परमाणु वो तो अतीन्द्रिय है, तो उनमें अगर रूप नहीं है, वो दिखाई नहीं देते, तो उनका समूह भी दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर किसी का समूह होने पे दिखाई दे रहा है, अकेला है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका क्या मतलब है? उस छोटे में भी रूप था। लेकिन जब अवयवी बनता है, उनमें संयोग ऐसा बन जाता है, तब तो रूप गुण की उत्पत्ति होती है और नए गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। एक बार ये प्रश्न भी कई बार चलता रहता है ना कि सत्वर स्तंभ में रूप रस गंध है या नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सत्वर स्तंभ में है या नहीं है? होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? उसमें क्या तर्क है? कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं, वैशेषिक का सिद्धांत है। कार्यों में यानी संसार के इन पदार्थों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, तो कारण में भी होने चाहिए। एक तो ये तर्क देते हैं। तो बोले दिखा सकते हो वहां पर? नहीं दिखा सकते, नहीं है। तो ठीक है, कुछ फिर उसके लिए कहते हैं अनुद्भूत रूप में है, अप्रकट रूप में है, अप्रकट रूप में है। भाई उसमें देखें तो सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहां पर आते हैं? तन्मात्राएं जब बनती हैं तब ये नाम आते हैं, उससे पहले तो नहीं है। इंद्रियों में भी नहीं कहते, मन में नहीं कहते, मैं अहंकार में नहीं कहते, बुद्धि तत्व में नहीं कहते और प्रकृति में भी नहीं कहते। कहीं मिलता है क्या ऐसा? नहीं मिलता है। तो उसके बाद में यहां से आते हैं। तो ये अवयवांतर, द्रव्यांतर की उत्पत्ति, अवयवी की उत्पत्ति नहीं होती है, तब ये गुणों की भिन्नता होती है। अब देखो पेड़ पौधों और इसके अंदर कितने तरह तरह के रंग आ जाते हैं, कितने तरह के रस आ जाते हैं। तो बोले ये तो बहुत बाद में आएगा, ये तो सारा जमीन से ही तो होता है, तो जमीन से खोद करके ले ले कोई उसमें से, जमीन में तो नहीं मिलते हैं हमारे को। तो ये जमीन से जो के तो निकल करके गए हैं या ये वहां बनते हैं? हैं? नए उत्पन्न होते हैं एक दृष्टि। नहीं तो कहते हैं देखो हमारी धरती में देखो भगवान ने सारे रस डाल रखे हैं। अब अभाव से भाव की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, जमीन में ही सारे रस है, वहीं से तो निकल करके आ रहे हैं। एक स्थूल कथन ये भी होता है। लेकिन जो फूल है, फल है, पत्ते हैं, इनका जो रंग रूप है, स्वरूप है, वो मिट्टी में मिलेगा क्या हमारे को? वहां तो नहीं है, उस रूप में तो नहीं है। ये नया अलग से उत्पन्न हो जाता है विभिन्न चीजों के संयोग से, अवयवी के होने पर। तो 35वें सूत्र में सिद्धांत है सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्ध। यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो आपको सबका ग्रहण नहीं हो पाएगा, जबकि हम सबका ग्रहण करते हैं। और बात कह रहा है सिद्धांति 36वां सूत्र, धारणाकर्षणोपपत्तेश्च, धारण और आकर्षण की सिद्धि होने के कारण से अवयवी को मानना पड़ेगा। धारण और आकर्षण, तो जैसे मिट्टी का घड़ा, और मिट्टी का घड़ा उसमें पानी भरें तो रुकेगा ना, रुकता है। अगर ये केवल मिट्टी का समूह मात्र होता, तो जैसे मिट्टी रेत होती है ना, उसमें पानी डालो तो रुकता है? निकल जाता है। अगर पास पास में हो और गीली हो जाए तो घड़े की तरह तो नहीं रुकता, नीचे निकल जाएगा। और आकर्षण का मतलब है कि जैसे हम घड़े को उठाते हैं तो ऊपर का भाग एक पकड़ते हैं तो पूरा घड़ा आ जाता है, और मिट्टी का वो ढेर हो तो उसको यूं पकड़ेंगे तो पूरा ढेर आ जाएगा क्या? आ सकता है? नहीं नहीं, गीला नहीं, गीला नहीं, वो तो जल के कारण से जुड़ गया है। रेत हो और उसको कह कि मैं अच्छा चलो यूं थोड़ा सा उठाता हूं तो सारा का सारा उठ के आ जाएगा, नहीं आता है। तो इन्हीं दो तर्कों के ऊपर आधार पे सिद्धांति कह रहा है कि धारण और आकर्षण भी नहीं हो पाएगा यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे। धारण आकर्षण होता है, इससे सिद्ध होता है कि अवयवी है। भाष्य, अवयवी अर्थांतर भूत है, ये इनकी प्रतिज्ञा है कि अवयवी अर्थांतर भूत है, यानी भिन्न वस्तु है, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है। संग्रहकारिते वही धारणाकर्षणे, ये जो धारण और आकर्षण है ये संग्रह से होते हैं। संग्रह का मतलब है चिपकने से, संयुक्त होने से ये उत्पन्न होते हैं। संग्रहो नाम, संग्रह किसे कहते हैं? संयोग सहचरितम गुणांतरम स्नेह द्रवत्व कारितम अल्प विराम। संयोग का सहचरित एक गुणांतर है। एक तो होता है केवल संयोग,
अब जहां मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, मिट्टी के कणों में संयोग तो यहां पर भी है, लेकिन इस संयोग के अतिरिक्त एक और गुण वहां पर उत्पन्न होता है। संयोग के सहचरित एक गुणांतर है, स्नेह द्रवत्व कारितम, जो कि चिकनाई और द्रवपन के कारण से उत्पन्न किया गया है। चिकनी द्रवत्व होता है या स्नेहत्व होता है? तरल चीज डालेंगे, पानी डालेंगे तभी वो जुड़ेगा, चिकनापन होगा तो ही वो जुड़ेगा। स्नेह और द्रवत्व कारित है। और कैसे? अपाम संयोगात आमे कुंभे, जल के संयोग से कच्चे घड़े के अंदर, कच्चे घड़े में जो संयोग है वो जल के कारण से है। और अग्नि संयोगात, अग्नि संयोगात्मके, अग्नि संयोगात, नहीं ये क्या लिखा है, नहीं अग्नि संयोगात पक्वे, अग्नि संयोगात पक्वे, प करना है इसको। और पका हुआ घड़ा हो, आमे कुंभे, आमे मतलब कच्चे घड़े में, और पक्वे कुंभे, पके हुए घड़े में अग्नि के संयोग से वहां पर जो हो जाता है। यदि तू अवयवी कारिते अभविष्यताम, अगर ये यहां जो लिखा है ना अवयवी, व में जो ई की मात्रा है उसको काट दो। यदि तू अवयव कारिते अभविष्यताम, ये जो धारण और आकर्षण है यदि ये अवयवों के कारण से हो रहे हो घड़े में, घड़े में, क्योंकि पूर्व पक्षी की दृष्टि से वहां पर अवयव अवयव है, अवयवी नहीं है। यदि ये अवयव के द्वारा हो रहे हों, हो जाएं, तो पांशु राशि प्रभृतिशु अपनी अज्ञास्यताम, अज्ञास्यताम, फिर तो धूल की राशि, पांशु की राशि, धूल की राशि या तो गेहूं का ढेर, उन सब में भी हो जाने चाहिए थे। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौच तृणोपल काष्ठादिशु जतु संगृहितेषु अपनी न अभविष्यतामिति। और यदि द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति आप मानते हो, दूसरा द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, तो तृण, तृण मतलब तो तिनका, और उपल का मतलब है पत्थर के टुकड़े, और काष्ठादिशु, काष्ठ मतलब लकड़ी के टुकड़े, इनमें जतु संगृहितेषु अपनी, लाक्षा से संग्रहित होने पर भी उसमें धारण और आकर्षण नहीं होने चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कही कि यदि समुदाय मात्र है फिर तो धूल और गेहूं की राशि को में भी धारण और आकर्षण होना चाहिए, लेकिन वहां होता नहीं है। और यदि आप द्रव्य की उत्पत्ति, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते ही नहीं हो, तो फिर इन चीजों में जैसे कि रेत हो गई, तिनके हो गए, तृण हो गया, उपल पत्थर हो गए, काष्ठ हो गए, तो जतु लाख को आपने देखा होगा, लाख को पिघला देते हैं और उसमें चीजें डाल देते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, एक सब चीजें जुड़ जाएंगी, गोंद की तरह से काम करता है। बोले आपके पक्ष में तो जतु लाक्षा को डालने पर भी धारण और आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपकी दृष्टि से तो केवल समुदाय मात्र है, बिना गोंद के चिपकाए तो होगा ही नहीं, और गोंद वोंद से चिपकाओ तो भी आपकी दृष्टि से क्या है, वो बस केवल परमाणुओं का संयोग, परमाणुओं का समूह मात्र है। तो धारण आकर्षण तो आपके पक्ष में तो ये भी नहीं होने चाहिए, जबकि होते हैं। अथा अवयवीनम प्रत्याचक्षाण को माभूत प्रत्यक्ष लोप इति अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजाना किम अनुयोक्तव्य इति। तो अगर कोई ये कहे, अब पूर्व पक्षी ये देखे कि ये तो खंडन हो रहा है मेरा, तो अथा अवयवीनम प्रत्याचक्षाण को माभूत, अवयवी का खंडन करने वाला ना हो जाए, इति माभू इति चक्ष नहीं, अवयवी का जो खंडन करने वाला है प्रत्याचक्षाण कह, वो माभूत प्रत्यक्ष लोप, माभूत प्रत्यक्ष लोप, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि वृक्ष का प्रत्यक्ष का, यानी जो वृक्ष का ज्ञान हो रहा है कि ये वृक्ष है, इसका कहीं प्रत्यक्ष का लोप ना हो जाए, ये मान करके, सोच करके अणु का जो संचय है वो ही दर्शन का विषय है, ऐसा जो स्वीकार कर लेता है, तो उससे क्या पूछा जाना चाहिए? यानी अवयवी को तो वो मान नहीं रहा है, लेकिन उस पक्ष में फिर तो कुछ दर्शन का विषय ही नहीं बनेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अवयवी नहीं है, ऐसा जो सिद्धांति ने कहा। तो प्रत्यक्ष का तो खंडन हो नहीं सकता, क्योंकि चीजें तो अलग अलग हमारे को अवयवी दिखाई देते हैं। तो उस प्रत्यक्ष का खंडन ना हो जाए, इसके लिए कोई ये कहने लगे कि अणु का संचय ही दर्शन का विषय है, अणु जो इकट्ठे आ गए हैं वो दर्शन का यानी देखने का विषय बन रहा है, उसी से दिखाई दे रहे हैं ये, ऐसा यदि वो स्वीकार करे तो उसको क्या पूछना चाहिए, कैसे खंडन करें? सिद्धांति तो कह रहा है कि अवयवी नहीं हो तो आपको दिखाई नहीं दे सकता, वो कहे नहीं इनका समूह है बस इसी से दिखाई देता है। ऐसा अगर वो माने तो अब कैसे रोकोगे उसको, कैसे सिद्ध खंडन करोगे, अपने को कैसे सिद्ध करो?
तो किम अनुयोक्तव्य, वो क्या पूछा जाने योग्य, उसको क्या पूछना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो उसको कहते हैं एकमिदम द्रव्यम इति एक बुद्धिर विषयम पर्यनुयोज्य। उनको कहो कि एकमिदम द्रव्यम, ये एक है, ये द्रव्य एक है, इस ये जो एक बुद्धि का विषय है, इति एक बुद्धेर विषय, रेफ लगा लेना, विषय बुद्धेर विषय, बुद्धेर विषयम पर्यनुयोज्य, कि उसको खोजना चाहिए कि ये क्या है, ये एक की चीज क्या है। अगर अवयवों का समूह है तो उसमें हमारी एकत्व बुद्धि होती है ना, ये एक वृक्ष है, ये एक भवन है, ये एक मनुष्य है, ये जो एकत्व की बुद्धि होती है, फिर ये एक है और ये एक है तो दो है, उसमें भी तो दो एकत्व एकत्व आ रहे हैं। ये जो एक पने का ज्ञान हो रहा है उसको खोजना चाहिए कि ये किस चीज में हो रहा है, क्योंकि अवयवों के समूह में तो एक का ज्ञान होगा नहीं। अवयवों के समूह में तो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे हैं, तो बहुत है उनको एक थोड़ा ना कहेंगे। अब जैसे आप इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं तो मैं यूं कहूंगा कि ये एक है, एक कैसे, अलग अलग है सब, समान अर्थ में नहीं, संख्या में एक, एक कैसे कहेंगे, अलग अलग है। कोई 10 आम लेकर के आया और 10 आम लेकर के आए, बोले कि कितने आम लेके आए, बोले एक लेकर के आया हूं। बोले कैसे एक लेकर के आए, बोले इनके समुदाय को एक कह रहा हूं मैं। ऐसे थोड़ा ना होगा, तो समुदाय में तो एकत्व का बोध नहीं हो सकता। तो ये जो एक का ज्ञान हो रहा है, जहां जहां एक का ज्ञान हो रहा है, वो क्या चीज है, किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषया इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषयाति। ये जो एक बुद्धि है, एकत्व का जो ज्ञान है, वो अभिन्न अर्थ का विषय वाली है, अभिन्न अर्थ के विषय वाली है, यानी एक ही वस्तु के विषय वाली है। ज्ञान तो एक ही का हो रहा है, तो अभिन्न विषय का मतलब हुआ एक का ज्ञान हो रहा है तो वो एक ही है, वस्तु भी विषय भी एक ही है, तो यह है अभिन्न विषय वाला होना। अथवा भिन्न अर्थ वाली, भिन्नार्थ विषय, भिन्नार्थ विषय मतलब ज्ञान तो एक का हो रहा है वहां पर अनेक। ये जो हमें एक का ज्ञान हो रहा है वो अभिन्न विषय वाला है, यानी वहां भी एक ही है, यहां भी एक है, यह है अभिन्न विषय। और यहां एक ज्ञान हो रहा है और वहां अनेक है, यह है अभिन्न विषय। यहां एक का ज्ञान हो रहा है, वहां अनेक है, तो ये अभिन्नार्थ विषय वाली है या भिन्नार्थ विषय वाली है, ये उससे पूछेंगे। तो अभिन्नार्थ विषया इति चेत, अगर कहें कि ये अभिन्न अर्थ वाली है, वहां भी एक ही है यहां भी है, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि, तो दूसरे अर्थ के वस्तु के स्वीकार करने से अवयवी की सिद्धि तो आपने मान ही ली कि वहां भी एक है, यहां एक है और वहां भी एक है। तो जो एक है वो क्या है, बोले आपने एक तो मान ही लिया, तो अब अवयवी शब्द को मानो या ना मानो, अवयवी शब्द बोलो या ना बोलो, आपने प्रकारांतर से अवयवी को मान लिया कि वहां एक है। अच्छा, वो ये कह नहीं सकता है कि यहां तो एक है और वहां अनेक है, तो बोले तो फिर आपका मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अनेक है तो अनेक का ही ज्ञान होना चाहिए ना। और नानार्थ विषय चेत, अगर भिन्न भिन्न विषय वाली है, वहां अलग है और यहाँ अलग ज्ञान हो रहा है, तो भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति, वो अलग अलग हैं तो उसमें एक दर्शन की, एकत्व के दर्शन की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अल्प विराम अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धिर न दृश्यते इति, अनेकों में एक, ये व्याहत यानी विपरीत बुद्धि ज्ञान नहीं देखी जाती है। जो बुद्धिमान है उनमें तो नहीं होगी, मूर्ख है उनमें हो जाएगी, अविद्या हो जाएगी वो। तो इस तरह से कोई एक चीज है तो वो तो हमारे को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अगला सूत्र 37वां, सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि सेना और वन के समान इनका ग्रहण हो जाएगा, वन है ना, वन जंगल, सेना है, सेना में सैनिक हैं 500 1000 लाख जितने भी सैनिक हैं, अलग अलग हैं, तो अवयवों का समूह है वो, लेकिन फिर भी एक सेना एकत्व का हमारे को ज्ञान होता है। तात्पर्य ये कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि अवयवों के समूह में भी एकत्व का ज्ञान हो जाता है। पीछे जो प्रश्न खड़ा किया था ना, उसके आगे बोल रहा है वो। और वन जंगल, हम कहते हैं पूरा एक जंगल है, तो एक जंगल है, ये एक संख्या आ रही है ना, वहां एक चीज क्या है, कुछ भी नहीं है। बोले अवयवी तो हैं, केवल वृक्ष वृक्ष ही तो है बहुत सारे, तो बहुत सारे वृक्ष हैं और उसमें एकत्व का हमारे को ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही यहां पर भी समूह जो होता है, अवयवों का समूह, उसमें भी एकत्व का ज्ञान हो जाएगा, अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, तो कहते हैं न, एक कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, जो अणु है यानी जो मूल अवयव है वो तो अतीन्द्रिय है। आप ये जो उदाहरण दे रहे हो
उसमें आप मनुष्यों का उदाहरण दे रहे हो सेना के संदर्भ में, वन के संदर्भ में वृक्ष का उदाहरण दे रहे हो, तो ये तो रूपवान चीजें हैं, दृश्य वस्तु हैं, इनके समूह में हो जाएगा। लेकिन अणु जो कि आपके पक्ष में, तो आपको अणु तक, अवयव तक जाना पड़ेगा। वो तो अतीन्द्रिय है, वो तो रूप रहित हैं, तो उनका तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। भाष्य यथा सेनांगेशु वनांगेशु च दूरात अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि। बोले सेना के अंगों में यानी बहुत सारे सैनिकों में, और वनांगों में, वन का अंग मतलब वृक्षों में, सेना का अंग सैनिक, वन का अंग वृक्ष, उनके अंगों में दूर से जब उनका पृथक्त्व हमें दिखाई नहीं देता है, दूरात अग्रीयमाण पृथक्त्वेषु। अब सेना है, इतने सारे लोग हैं, पास पास में हो तो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन दूर से देखेंगे तो क्या होगा, एक ही दिखाई देगा। ऐसे ही वृक्ष अलग अलग हैं, लेकिन दूर से जंगल देखेंगे तो लगेगा एक ही है, पूरा हरा हरा दिखेगा। तो दूर से अग्रीयमाण पृथक होने पर एकत्व, एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं अणुषु संचितेषु अग्रीयमाण पृथक्तेषु, अणु भी संचित है लेकिन उनका पृथक्त्व हमारे को गृहित नहीं हो रहा है, ऐसे में एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, एकत्व की बुद्धि हो जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो। ये वार्तिक है, इसी को आगे खोला है। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम सेना वनांगानाम, सेना और वन के जो अंग हैं द्रव्य, जिनका कि पृथक्त्व हमारे को गृहित होता है, उनका आरात कारणांतरतः, आरात मतलब दूर से, और कारणांतरतः अथवा और कोई कारण हो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या तो धुंधल का है, प्रकाश कम है, तो कारणांतरतः, ये कारणांतर यहां पर दूर से है, ये भी एक कारणांतर है, कारण है, उससे पृथक्त्व से अग्रहणम, उनके भिन्न भिन्नता का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। यथा गृह्यमाण जाति नाम पलाश इतिवा खदिर इतिवा न आराज नाराज जाति ग्रहणम भवती, न आराज जाति ग्रहणम भवती। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगृह्यमाण जाति नाम, जिसकी जाति का ग्रहण नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है पेड़ की जाति का, कि पलाश इतिवा खदिर इतिवा, ये पलाश का पेड़ है। तो यहाँ पलाश का मतलब पत्ते नहीं, उसको बोलते हैं वैसे तो पत्ते के नाम से भी, पलाश ढाक का पेड़ होता है, पलाश जिससे पत्तलें आदि बनती हैं वो, और खदिर मतलब खैर का वृक्ष। तो जिसका जब उसमें पत्ते बड़े होते हैं, ऐसे अलग अलग पत्ते होते हैं, तो उसमें पलाश और खदिर, जिसका कि हमको जाति का पृथक तो ग्रहण नहीं हो रहा है, तो कि न आराज जाति ग्रहणम भवती, दूर से जाति का ग्रहण नहीं हो पा रहा है कि कौन सा पेड़ है, बस केवल इतना दिखाई दे रहा है कि ये पेड़ है, कौन सा पेड़ है ये जाति का ग्रहण नहीं हो पा रहा है क्योंकि दूर है, जैसे यहां होता है। ये द्रव्य का उदाहरण दिया। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम नारात स्पंदन ग्रहणम, कि स्पंदन मतलब क्रियाएं, कर्म का, कि जिसमें जिन स्पंदों कर्मों का ग्रहण हम, कंपनों का ग्रहण हम देख लेते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन फिर भी दूर से उनको इकट्ठा नहीं देख पाते, वो समूह रूप में ही दिखाई देंगे। गृह्यमाणे च अर्थ जाते पृथक्त्वस्य अग्रहणात् एकम इति भाक्तः प्रत्ययो भवति। तो बोले यहां पर ये जो यहां तक है ना, नारात स्पंदन ग्रहणम, यहां तक ये पूर्व पक्षी का है। तो आगे सिद्धांति उत्तर दे रहा है, गृह्यमाणे च अर्थ जाते, जो समूह है जो गृहित हो रहा है उसके होने पर, पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का ग्रहण न होने पर एकम इति भाक्तः प्रयोगो प्रत्ययो भवति। ये जो एकत्व का ज्ञान होता है ये तो गौण ज्ञान है, वास्तव में एकत्व का ज्ञान नहीं है ये। जब वस्तुओं के समूह को दूर होने से या उनके अति निकट होने से हम एकत्व का ज्ञान करते हैं, ये तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। न तो अणुनाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात् भाक्त एक प्रत्ययो अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। तो कहते हैं यहां तो चलो हो घट जाएगा भाक्त प्रयोग, लेकिन न तो अणुनाम, अणुओं में ये नहीं होगा, क्योंकि आपके पक्ष में तो अवयव अणु ही होगा। न तो अणुनाम कैसे, अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम, जिनका पृथक्त्व गृहित ही नहीं हो रहा है, वृक्ष का, सैनिक का, इनका तो पृथक्त्व गृहित हो रहा है, लेकिन इनका तो आपका पृथक्त्व ग्रहण होता ही नहीं है। कारणतः, किसी भी कारण से, पृथक्त्व अग्रहणात्, पृथक्त्व का ग्रहण न होने से, भागता एक प्रत्ययो, ये जो प्रयोग है इनका एकत्व का, ये भाक्त प्रयोग है। पीछे जो कहा था इन्होंने, ये जो एक मिनट, इसमें जो न है ना, न तो
अणु नाम, इसमें जो न है इसको अंत में लेंगे, एक प्रत्ययो न। फिर से देखिए, अणु नाम, अणुओं का, कैसे अणु? अग्रह्यमाण पृथक्त्वानाम, जिनका पृथक्त्व गृहित नहीं हो रहा है ऐसे अणुओं का, कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात्, किसी विशेष कारण से उनके पृथक्त्व का ग्रहण न होने से, भागता एक प्रत्ययो ना, इनमें तो भागत प्रयोग भी एकत्व का प्रयोग नहीं हो सकता। इनमें तो हो सकता है भागत प्रयोग, क्योंकि ये रूप वाले हैं, गृहित हो रहे हैं, लेकिन अणु तो रूप रहित हैं, गृहित नहीं होते हैं, तो उनमें तो भागत प्रयोग भी नहीं हो सकता। हेतु एक प्रत्ययो न, न को यहां पर ले आएंगे, यहां अल्प विराम चाहे ले लीजिए, ये तो प्रतिज्ञा हो गई इनकी, कथन हो गया, और हेतु है अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम इति, इंद्रियों के, अणुओं के अतीन्द्रिय होने के कारण से इनमें तो एकत्व का प्रयोग आप भागत रूप में भी नहीं कर सकते। अब इसमें आगे कहता है इदम एवं च परीक्षते, अब इसी की परीक्षा की जाती है। क्या? किम एक प्रत्यय अणुसंचय विषय आहोस्वित न इति, ये जो हमारे को एकत्व का ज्ञान होता है ये अणुओं के संचय का विषय है अथवा नहीं है? अणुसंचय एवं सेना वनांगानी, सेना और वन जो है ये तो अणुओं का संचय ही है। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, और जो परीक्ष्य है उसका तो आप उदाहरण दे ही नहीं सकते, साध्यत्वादिति, क्योंकि वो तो साध्य है। अब देखो इसमें सिद्धांति क्या कह रहा है, पूर्व पक्षी ने सेना और वन का उदाहरण दिया था, और सेना और वन के उदाहरण में उसने वृक्ष और सैनिक का उदाहरण दे दिया था। तो बोले कि ये जो सैनिक और वृक्ष का आपने उदाहरण दिया है, कि ये जो अणु संचय की बात है, कि ये भी तो सेना और वन के जो अंग हैं ये भी तो अणुओं का संचय ही है, आप इसको अवयव मान करके कैसे कथन कर रहे हो? ये भी तो अणुओं का संचय ही है। और न च परीक्षा मानम, वो भी अभी परीक्षा कोटि में है, कि ये जो आप कह रहे हो ना कि वृक्ष और पुरुष दिखाई दे रहा है, सैनिक दिखाई दे रहा है, एक एक है, ये भी परीक्षा की कोटि में आपके, कि ये अवयवों का समूह है या अवयवी है। तो न च परीक्षा मानम उदाहरण, जो खुद परीक्षा की कोटि में, वो उसको आप उदाहरण के रूप में नहीं रख सकते। आपने जो सेना वन अंग का उदाहरण दिया है वो उदाहरण अभी खुद साध्य कोटि में आपके दृष्टि से, साध्यत्वादिति, तो इसकी परीक्षा आगे करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवता सभी को सादर अभिवादन। ओम।